बात करते हैं इस बात पे कि कल बादल आए लेकिन बरसे नहीं। ख़ास तौर पे कराची में पूरा वक्त हम इंतज़ार करते रहे। कुछ जगहों पे थोड़ी थोड़ी बारिश की इतलात आई, रात गए तक बारिश की इतलात आई और लोगों की उम्मीदें फिर एक दफ़ा टूट गई। 55% चांस था जी बारिश होने का, खुलकर बारिश होने की तमन्ना थी, लेकिन ऐसा हो ना सका। अच्छा, इसके लिए ख़ास तौर पर लोग दुआ इसलिए करते, कहते हैं कि हवा में जो गर्दो गुबार है, जो मुख्तलिफ बीमारियाँ फैली हुई हैं, कम अज़ कम वो ख़त्म हो जाएंगी। ज़रा एक वॉश्ड आउट आपकी फ़ीलिंग होगी, दरख्त बेल बूटे सब कुछ साफ़ सुथरा सा नज़र आएगा। लेकिन ये नहीं हो सका। क्या वाकई बारिश के बाद इन बीमारियों में कमी आती है? इस वक्त जो हम बहुत ज़्यादा गैस्ट्रो के मसाइल देख रहे हैं, लोगों को फूड पॉइजनिंग हो रही है, डायरिया की शिकायत हो रही है, तो क्या इसमें कमी आएगी? लेट्स टॉक अबाउट दैट। हमारे साथ मौजूद हैं आप सबकी फेवरेट डॉक्टर आयशा अब्बास। क्या हाल चाल है आयशा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप व्हाट अ लवली पिंक कलर यू आर वेयरिंग दिस मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपको हज की बहुत ज़्यादा मुबारक। थैंक यू सो आप मच मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। और वहाँ पे भी मैं आपको बताऊँ, गर्मी की शिद्दत इतनी थी आयशा कि कई लोग स्टमक अपसेट होने की शिकायत करते, स्टमक फ्लू, स्टमक इन्फेक्शन बहुत कॉमन था। लेकिन इसका बारिश से और ये जो मौसम बरसात का है, इससे क्या ताल्लुक़ होता है? इससे ताल्लुक़ होता है इस तरीके से कि बहुत सारी चीज़ों की हम सफाई का ध्यान नहीं कर पाते, और हमारे मज़हब में भी सफाई आपको पता है कि निस्फ़ ईमान है। तो उसमें इस तरह से हो जाता है कि आपको पता है कि जब पानी एक जगह पे स्टैगनेंट खड़ा रहता है, अभी तो बारिश हुई नहीं, उसके बाद ऐसा हो जाएगा, तो उस जगह के ऊपर मक्खियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपना पड़ाव डाल लेती हैं, मच्छर बहुत ज़्यादा पड़ाव डाल लेते हैं, और वहाँ से फिर हम चीज़ों को उठा लेते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अपना हाथ धोने की भी आदत डाल लेते हैं, तो आप यकीन करें तो 60 to 70% तो हम वैसे ही डायरिया से बच जाएंगे। राइट। लेकिन ये वाकई सच बात है कि जब आप मौसम बरसात का देखते हैं तो हर तरफ से आपको मक्खियों की भरमार लगती है। बल्कि जब हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी बाहर हो रही हो तो ऐसा लगता है कि आपके घर के अंदर बहुत सारी मक्खियाँ भर गई हैं। बहुत सारी मक्खियाँ भर गई हैं, और कुदरती तौर पे हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, और उसके बाद हम चाट और पकौड़े और गोल गप्पे, अच्छा ठीक है ये बातें समझ में आती हैं, वाकई बरसात के साथ ये चीज़ें ख़ुद एक जन्म लेती हैं और दिल भी करता है, लेकिन आप इनको घर में बेसन को भिगो के ख़ुद बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन स्ट्रीट से अगर आप ये लेके खाना शुरू कर देते हैं, वहाँ से आपने कटा हुआ तरबूज भी ले लिया, चाट पकौड़े समोसे, तो देखें वहाँ पे मक्खियाँ बहुत ज़्यादा मकदार में हैं, और वो अपने परों में बहुत सारे वायरसेस, बहुत सारे बैक्टीरिया लेके बैठी हुई हैं, और इससे फिर बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होती है डायरिया की और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स की। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहती थी कि बहुत सारे लोग बारिश का इंतज़ार इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि बारिश में भीगना चाहते हैं। हाँ। तेज़ बारिश होती है तो हमारे यहाँ आप ये नज़ारा देखेंगे, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द इंग्लिश बारिश, कि हम बारिश में निकलना चाहते हैं, भीगना चाहते हैं, नहाना चाहते हैं। कि इसका भी कोई नुकसान होता है और इससे भी क्या आपको स्टमक इन्फेक्शन और प्रॉब्लम्स होने का ख़ास तौर पर बच्चों में खदशा है? खदशा इस तरीके से है कि जो पहली बारिश है उसको तो हमेशा से मना करते हैं, क्योंकि वो अपने साथ बहुत ज़्यादा धूल और मिट्टी और केमिकल्स लेके आती है। तो जो पहली बारिश है उसको तो अवॉइड करना चाहिए। कराची के अंदर प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अप्रैल, मई, जून और अब तो जुलाई की भी आज कितनी तारीख हो गई है, तो हम लोग इतने कोई तरसे हुए और इतने कोई परेशान हाल लोग हैं, और गर्मी से भी इतने परेशान हैं। अगर या तो हम कोई पंजाब या इस्लामाबाद या लाहौर वाले होते कि हमारे पास हर 2 दिन के बाद बारिश हो रही होती, तो हमारे लिए कॉमन चीज़ होती। वेस्ट का तो क्या ही कहना। तो हम लोग पहली बारिश में भी अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाते और हम लोग नहाने धोने चले जाते हैं। अब वो पहली बारिश है, उसके साथ धूल मट्टी है, तो वो कुछ पानी जो होता है ना, हम अंदर जो है वो उसको पी भी लेते हैं ना। बिल्कुल सही। तो उसके साथ हमारे साथ प्रॉब्लम होती है और गैस्ट्रिक अपसेट हो जाता है। और बच्चे इतने ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, हल्की सी बारिश हो, अच्छा होती भी बिल्कुल ऐसा है कि आप 5 मिनट के लिए बड़ी तेज़ बारिश होगी, अगर आपने वो मिस कर दिया तो फिर आपका दिल भी और ललचाता है। तो वो जो एक घर में अजीब सा माहौल होता है कि गीले गीले लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं, आपको लग रहा होता है पूरा घर गंदा होगा। आई थिंक दैट इज़ अ सिनेरियो दैट एवरी हाउस होल्ड इज फेसिंग। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी बात करना चाहेंगे, जो मौसम के फल हैं, कई ऐसे फल हैं, जैसे अब मैंगोज़ की बात की जाए, खुबानियाँ हैं, इसके अलावा लीची, चेरीज़ जो इस महीने में आए हुए हैं, उनका इस्तेमाल करते से भी लोग कहते हैं कि जी फ्रूट्स हमने इसलिए खाए थे ताकि सेहत अच्छी हो, लेकिन ज़रा सा फ्रूट खाए और उसके बाद स्टमक इन्फेक्शन हो गया। ये क्या कनेक्शन है आयशा?
इसका कनेक्शन स्टमक इन्फेक्शन से कुछ इसी तरीके से है कि अगर आपने उनको या तो थरली वॉश नहीं किया, या अपने हाथों को आपने सही से वॉश नहीं किया, और या आपने फ्रूट्स का इस्तेमाल किया, उसके बाद आपने उसी के ऊपर पानी का इस्तेमाल कर लिया, या आपने उन्हीं के साथ मिल्क का इस्तेमाल कर लिया। कई दफ़ा लैक्टोज इंटॉलरेंस जो आपने कॉम्बिनेशन जो बनाया होता है वो ख़राब होता है। अदरवाइज़ फ्रूट्स अल्लाह की नेमत है, ऐसा कोई इट्स अ मिथ कि आपने फलों का इस्तेमाल किया। कुदरत आपसे इतनी मोहब्बत करती है, वो क्यों कोई ऐसी चीज़ आपके लिए देगी कि आप उसको इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने से तो आपके पकोड़े और समोसे और ये जो आर्टिफिशियल चीज़ें उससे ख़राब होगा। कुदरत तो इतनी प्यारी चीज़ है, ये फल तो इतनी अच्छी चीज़ है, आप उनको बहुत अच्छे से धोएं, हाथों को धोएं, इस्तेमाल करें, लेकिन उसके बाद फिर आर्टिफिशियल चीज़ें ना इस्तेमाल करें। वही फल आपने खाए, उसके बाद कॉफ़ी ले रहे हैं, उसके बाद आप जूस ले रहे हैं, उसके बाद आप पानी ले रहे हैं, उससे प्रॉब्लम्स होती हैं। और तरबूज आपने काटा, बहुत अच्छे से धोया, उसके बाद उसको एट द मोमेंट ख़त्म कर लिया। कटा हुआ तरबूज आपने रखा हुआ है, उसके बाद ऊपर मक्खियाँ भिन-भिना रही हैं, या फल वाले से कह रहे हैं कि भाई हमें तुम काट के तरबूज दिखाओ, हम देखें वो रेड है कि नहीं। अरे भाई उसमें उसकी विटामिन्स और मिनरल्स तो मौजूद होंगी, कलर का तुमने क्या करना है। मुझे फूड कंटामिनेशन के बारे में भी आपसे पूछना है। जब बहुत ज़्यादा मौसम गर्म है, हमें पता है कि हमारा सालन ठंडा हो जाए, खाने की चीज़ें रूम टेम्परेचर पे आ जाएं, तो उसके बाद आपने उनको फ्रिज में स्टोर करना है, क्योंकि बाहर गर्मी में खाना ख़राब हो जाता है। लेकिन अब जबकि मौसम दोबारा से तब्दील हुआ है, टेम्परेचर्स थोड़े डाउन हुए हैं, क्या हम खाने को उसी तरह फ़ौरन फ्रिज में रखें? नंबर 1 आयशा। दूसरा, फ्रूट्स को स्टोर करने का भी जो आपने भी बात की है कि अगर कटा हुआ है या साबुत फ्रूट है, उसको हम कितने अरसे तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं? हम फ्रिज में ज़्यादा दिन, मैक्सिमम भी हमें करना है तो 3 से 4 दिन करना है, ठीक है। और आम को भी हम धो के अच्छे तरीके से फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन आम को खाने का तरीका जो है, जो प्रॉब्लम्स भी आम की वजह से आजकल एक्ने की भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, डायरिया की। आम को आपने फ्रिज में रख दिया, आपने समझ लिया वो ठंडा हो गया, उसकी तासीर नहीं बदलती। आम को आपने ठंडे पानी में या टब के अंदर पानी में रखना है, और उसके बाद आप डिसाइड कर लें कि आपकी फैमिली ने उसको कब 1 घंटा 2 घंटे के लिए वो टब में भीगा रहे, तब होती है। फ्रिज में रखने से तो वो सिर्फ ठंडा होता है, तासीर पे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, लेकिन अगर आप टब में उसको भिगोते हैं तो उसकी तासीर भी बदलती है, उसमें ठंडक आ जाती है। हाँ, उसकी तासीर पे फ़र्क। यू हैव टू डिप इट इन वाटर एक्चुअली, नॉट जस्ट कीप इट इन द रेफ्रिजरेटर। फलों को बग़ैर धोए एक तो फ्रिज के अंदर ना रखें, क्योंकि वो तो साफ़ है ही नहीं, और ऊपर से आपके फ्रिज के अंदर जो भी चीज़ें, वो सारी मट्टी या बैक्टीरिया या वायरस जो भी इस पर चिपका हुआ है आपके अंदर, फ्रिज के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो सारे में स्प्रेड करेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ख़ास तौर पे जब हम चेरीज़ की बात करते हैं या फिर हम अंगूर की बात करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि उनको एक पानी के बोल में, ठंडे पानी में कुछ देर भिगोया जाता है, तो उसके ऊपर अगर कोई मक्खी बैठी है, कोई इस तरह के इंसेक्ट्स बैठे हैं, कोई वायरसेस हैं, तो वो सारा का सारा पानी वाकई देखेंगे कि वो गदला हो जाएगा और उसके ऊपर से काफ़ी चीज़ें साफ़ होती हैं। तो इन फ्रूट्स को भिगो के रखना ज़्यादा बेहतर है। फ्रिज में ये 2 या 3 दिन रह सकते हैं। लेकिन जो हमारी करीज़ हैं, जो सालन है जिसमें प्याज, टमाटर सब इस्तेमाल हुआ है, ये आयशा, इसको भी फ्रिज में स्टोर करें फ़ौरन? इसको आपने जैसे बनाया होता है उस वक्त ये गर्म होते हैं, गर्म चीज़ को आपने फ्रिज में नहीं रखना, ठीक है। आपने उस वक्त बनाया, ऑब्वियसली वो अभी आजकल तो वैसे ही गर्मी है, ठीक है, तो वो बाहर ही रहेगी। जिस वक्त वो रूम टेम्परेचर के ऊपर आ जाएगी, आपने वो फ्रिज में रखना है। उस दिन उसको यूज़ कर लें और अगले दिन यूज़ कर लें, और उसके बाद आप उसको खिला दीजिए। आपने सर्वेंट्स को भी दे दिया, आपने किसी को भी दे दिया, बहुत अच्छी बात हो गई। और अगर स्टमक अपसेट के ऊपर जाते हैं, अभी से आप ये जहन में रख लें, ORS के पैकेट्स आपके पास मौजूद लाजमन घर में होने चाहिए। बिल्कुल सही। आखिरी सवाल कर लेते हैं। इस वक्त सबके फ्रीज़र्स में कुर्बानी का गोश्त भरा हुआ है, और जब इस कुर्बानी के गोश्त को पकाने की बारी आती है तो हमें कौन सी चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले जब आपने वो एक पैकेट निकाला और एक ही बोल के अंदर बड़े से उसको पानी में आपने डिप कर दिया, ठीक है, उसके अंदर आप थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल दें। सबसे ज़्यादा अच्छी एंटीबैक्टीरियल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सॉल्ट के अंदर ही हैं। डिप कर दिया, उसके बाद वो उस पैकेट से वो रिमूव हो जाएगा। कुछ लोग जब उसको खींचने की और फाड़ने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि कुछ पैकेट जो होता है वो गोश्त के साथ चिपका हुआ रह जाता है, और जब वो उसको कुक करते हैं तो वो जो प्लास्टिक होता है वो भी उस गोश्त के साथ में मेल्ट होता है और वो भी पकता है, और ये इतना ज़्यादा कार्सिनोजेनिक एजेंट है कि आपकी सोच है। तो आपने उस प्लास्टिक को देखें, जब हम गोश्त को प्लास्टिक में रखते हैं तो प्लास्टिक तो गोश्त के साथ चिपक जाता है ना, तो आपने उस प्लास्टिक को रिमूव ज़रूर करना है, तो वो डिपिंग के बगैर नहीं होगा।
I think this is very, very important. Thank you so much, Aisha.